से उसमें एक नया टॉपिक रहेगा। जैसे कि कल हमने एक अपना कारक वाला टॉपिक कंप्लीट किया है और उससे पहले समास वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर आज का टॉपिक एक हमारा उपसर्ग है, इसके बाद में टॉपिक हमारा प्रत्यय है। इसके बाद में जो फिर हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे शब्दावली। तब मजा आएगा शब्दावली को पढ़ने में। शब्दावली का मतलब जिसको इंग्लिश में वोकैबुलरी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो पहले उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर शब्दावली। उसका रीजन क्या है उसको समझो। क्यों मैंने शब्दावली को इनसे पहले नहीं कराया, बीच में आपको रोक दिया गया था। उसका रीजन ये था कि जब हम विलोम शब्द कर रहे थे तो उन विलोम शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हो रहा था। किसी भी शब्द का उल्टा बनाना है, मान के चलो एक शब्द आ गया हमारा उचित। अब लॉजिक को समझना। बहुत सारे बच्चे जो हैं बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं कि किस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है। एक शब्द आ गया प्यारे दोस्तों हमारे पास उचित। अब वो पूछ रहा है इसका विलोम शब्द बताओ क्या है। तो उचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुचित। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता है कि ये जो अनुचित बना है ये अन और उचित से मिलकर बना है, तब तक हम इसका उल्टा बता ही नहीं सकते, इसका अर्थ बता ही नहीं सकते। तो ये अन क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। तो जब तक अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अनु उपसर्ग बताएंगे इसमें। तो अनुचित अन और उचित है। यहाँ से हमने क्या लिया? आधा ने लिया। इधर से हमने क्या लिया? ओ लिया। आधा ने और ओ मिलके क्या बन गया? नु। इसलिए यहाँ पर ये नु है। लॉजिक को समझो। ऐसे बहुत सारे शब्दों में प्रत्यय लगा होता है। बहुत सारे शब्द आपस में दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिना समास के, बिना कारक चिन्हों के और बिना उपसर्ग प्रत्यय के हम शब्दावली को नहीं पढ़ सकते। रट तो सकते हैं लेकिन उनको समझने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अनेकार्थी शब्द है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अलग अलग संदर्भ में। तो जब हम इनको जान लेते हैं तो हम ढंग से सही तरीके से बता देते हैं। आपको एक दूसरा शब्द दे दिया अधिकार और आपसे पूछ रहा है इसका विलोम शब्द बताओ। आपको एक शब्द दे दिया ज्ञान और आपसे कह रहा है कि इसका विलोम शब्द बताओ। तो इसमें ए उपसर्ग लगा के आप इसका उल्टा बना लोगे। इसमें अन का प्रयोग करके उपसर्ग का आप अनधिकार बना लोगे। अब आपसे वो वर्तनी में भी पूछेगा। किसमें पूछेगा? वर्तनी में भी पूछेगा कि अनाधिकार वाली वर्तनी सही है या फिर अनधिकार वाली वर्तनी सही है। और बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करेंगे, इनको पता नहीं है शब्द कैसे बना। अनधिकार नहीं होता है, यहाँ पर जो गलती है वो गलती ये है, अनधिकार होता है क्योंकि इसमें अन उपसर्ग लगा है अधिकार से पहले। तो ये उल्टा भी अर्थ हो गया, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको कहते हैं अनधिकार। तो इसीलिए शब्दावली को समझना जरूरी है। शब्दावली को समझने से पहले उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ना जरूरी है। चलो जी पहले टॉपिक उपसर्ग लेते, दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, चाहे आज हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, ठीक है, क्योंकि कल फिर शब्दावली शुरू करेंगे। चलो जी, यहाँ पे पहला है हमारा पॉइंट, ये उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द है। उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द। दूसरा, उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ समीप, निकट, पास होता है। तीसरा, सर्ग का अर्थ रचना करना, बनाना, सृष्टि करना होता है। ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं, अपने आप में खुद क्वेश्चंस और उनके आंसर हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के आरंभ, प्रारंभ, आगे, आदि, शुरू में किया जाता है। आदि का मतलब भी आरंभ ही होता है। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जरूरी नहीं उपसर्ग का एक ही अर्थ हो, प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। सातवीं कंडीशन, जिस शब्द के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में, जिस शब्द के आदि में
लगाए जाते हैं, जिस शब्द के आदि में लगाए जाते हैं उसका लगाए जाते हैं उसका अर्थ जिस शब्द के आदि में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। इसी शब्द में किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। किसी शब्द में से मूल शब्द वाला किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर, किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्दांश के रूप में शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में शब्द के आरंभ में बचता है, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। ये है उपसर्ग की परिभाषा। आगे 10 पॉइंट। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। उर्दू में उपसर्ग की संख्या 19। हिंदी में उपसर्ग की संख्या 10 या 12। यदि कै और सै को उपसर्ग माने तो 12 हो जाती है। कैसे बनता है? कपूत, क्या बनेगा? कपूत, और सै से बनेगा सपूत। अगर हम कै और सै को उपसर्ग मान ले यहाँ पे, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 12 होती है, अदरवाइज 10। जब 10 और 12 दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 12 राइट आंसर लगाना है, जब 12 नहीं है तो राइट आंसर 10 है। अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। अब ये देखो 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट का मतलब है 10 क्वेश्चन, खुद में प्रश्न और खुद में आंसर है। एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं और चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि उप और सर्ग से मिलकर बना है, तो यहाँ पर उपसर्ग के अंदर ये जो उप लिखा हुआ है ये खुद शब्दांश है। शब्दांश का मतलब क्या होता है? जो शब्द का अंश होता है। एक तो ये शब्द आ गया और इसमें हमने ये अंश जोड़ दिया। अंश का मतलब होता है भाग, पूरा शब्द ना होके शब्द का एक छोटा भाग है। यहाँ से हमने ए लिया और इधर से हमने ये ले लिया, और ये दोनों मिलके क्या बन गया? ये बना। इसीलिए शब्दांश में यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है और ये शब्द बनता है। तो उपसर्ग में खुद पहला उप क्या है? उपसर्ग है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लैंग्वेज समझ में आती नहीं बच्चों की। क्वेश्चन पूछा जाएगा उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग में उप उपसर्ग है, क्योंकि ये शब्दांश के रूप में शब्द के आगे आया है। तो ये उप और सर्ग से मिलकर बना। सर्ग संस्कृत की क्रिया है जिसका अर्थ रचना करना, बनाना, सृष्टि करना होता है। ये संस्कृत की वर्ब है, क्रिया है, जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और उप का अर्थ क्या है? समीप। जैसे उपगंगा, गंगा के समीप। मैंने यहाँ शब्द प्रयोग कर लिया, उपगंगा, गंगा के समीप। ठीक है, उप का अर्थ निकट भी होता है, पास भी होता है। तो ये उप का अर्थ हो गया समीप और सर्ग का अर्थ हो गया रचना करना। जो किसी शब्द के समीप में जाकर रचना करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करे, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग
कहलाता है। इन पॉइंट से तो यही तो निष्कर्ष निकल के आया सामने। हिंदी में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक तो संधि है, एक समास है, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये भी नए शब्दों को बनाते हैं संधि और समास की तरह। उपसर्ग हमेशा शब्दांश रहेंगे, कभी भी शब्द नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, शब्दांश के रूप में होंगे। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में, जिसे हम आरंभ कह रहे हैं उसी को हम प्रारंभ भी कहते हैं, उसी को आगे भी कहते हैं, उसी को आदि और शुरू भी कहते हैं। आदि का मतलब भी यही है, जैसे राम शाम मोहन सोहन आदि, यहाँ लिख दिया राम शाम और यहाँ लिख दिया आदि। आदि का मतलब क्या हुआ, जो ये आगे लगे हुए इनके जैसे और भी, तो इनको आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग का दूसरा नाम आदि प्रत्यय है। प्रत्यय इसलिए क्योंकि प्रत्यय शब्दांश होते हैं, और आदि इसलिए क्योंकि आगे लगते हैं। तो उपसर्ग का दूसरा नाम क्या होता है, आदि प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, शब्द के आरंभ में होगा। किस रूप में होगा, शब्दांश के रूप में होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ मैंने यहाँ प्रति ले लिया, इसमें वर्ष लगाए तो इससे बन गया प्रतिवर्ष। यहाँ मैंने अध ले लिया और इसमें अध में पका जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अधपका। क्लियर। यहाँ मैंने अल ले लिया, इसमें कायदा जोड़ दिया तो ये बन गया अल कायदा। क्या बन गया, अल कायदा। यहाँ मैंने हेड ले लिया, इसमें मास्टर लगा दिया तो ये हो गया हमारा हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। इसमें जो ये उपसर्ग लगाए हैं ये तो संस्कृत का उपसर्ग मैंने लगाया है। प्रति किसका लगाया, यही लिख देता हूँ। ये संस्कृत का उपसर्ग लगाया मैंने, ये मैंने हिंदी का उपसर्ग लगाया इसमें, ये मैंने उर्दू का उपसर्ग लगाया इसमें, और ये मैंने अंग्रेजी का उपसर्ग लगाया। तो 4 अलग अलग भाषाओं में हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, शब्दांशों का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के आगे लगाए जाते हैं, और जिस शब्द के आगे लगते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। ये वर्ष था तो प्रतिवर्ष हो गया, ये पका था तो अधपका आधा पका हुआ। ठीक है। ये कायदा था तो ये अलकायदा बन गया, ये मास्टर था तो हेड मास्टर बन गया। यानी कि उपसर्ग का काम क्या है, किसी भी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाना, उस शब्द की संरचना को बड़ा बना देना और उस शब्द का अर्थ बदल देना, ये उपसर्ग के काम है। तो इसका मतलब हम उपसर्गों के माध्यम से भी नए शब्द की रचना करते हैं। तो जिस शब्द के आगे लगेगा उसका अर्थ को चेंज कर देगा, उसके अर्थ को बदल देगा। यहाँ पे डर शब्द है, डर का मतलब डरा हुआ है। यहाँ पे धन शब्द है जो पैसा है, इसमें मैंने नी लगाया तो ये निडर बन गया, बिना डरे। इसमें मैंने यहाँ पे नी लगाया, इसमें यहाँ रे का प्रयोग किया तो ये बिना पैसे का बन गया। तो यानी कि उपसर्ग क्या कर रहे हैं, किसी भी शब्द के आरंभ में आके उसके अर्थ को चेंज कर रहे हैं। तो प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक शब्द तो प्रयोग किया दुर्दशा और दूसरा शब्द प्रयोग किया दुष्कर। इसमें भी यहाँ पे दूर और दशा से मिलके बना है, इससे पहले ये दू और दशा से मिलके बना है, और यहाँ पर ये दुष और कर है, और इससे पहले ये क्या था, दुष और कर। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी दो उपसर्ग है, इसमें भी दो उपसर्ग है, लेकिन यहाँ दो का अर्थ होता है बुरा और यहाँ इस दो का अर्थ है कठिन। जो हाथ के लिए कठिन है वो दुष्कर, और जो बुरी दशा है वो दुर्दशा। जो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाया, जो बुरी दशा है वो क्या कहलाई। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दो का अर्थ हो गया बुरा, इस वाले दो का अर्थ हो गया कठिन। ठीक है। ये विसर्ग बदल गया इस वाले रे में, ये बदल गया इस वाले से में, ये दूसरी कंडीशन तीसरी में जाके शब्द बना, ये दूसरी कंडीशन तीसरी में जाके शब्द बना। जो हाथ के लिए कठिन है वो दुष्कर कहलाया, जो बुरी दशा है वो दुर्दशा कहलाया। उपसर्ग एक ही था, अर्थ दोनों के अलग अलग थे। उसका रीजन क्या है कि उपसर्ग का एक अर्थ नहीं होता, बल्कि उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। क्लियर। नी का अर्थ अभाव भी है, नी का अर्थ रहित भी है, नी का अर्थ विशेष भी है, और नी का अर्थ उत्कर्ष भी है। अब कहीं नी रहित के अभाव के सेंस में आता है तो कहीं विशेष के अर्थ में आता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करे उपसर्ग कहलाता है। क्लियर। लेकिन आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। पीछे होगा तो प्रत्यय कहलाएगा, आगे होगा तो उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में कॉमन चीज क्या है, दोनों ही शब्दांश होते हैं और दोनों शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में कॉमन चीज क्या है, दोनों शब्दांश होंगे, दोनों ही जिस शब्द के साथ जुड़ेंगे उसका अर्थ चेंज कर देंगे। अंतर क्या है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं अनेक अर्थ होते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं कोई अर्थ नहीं होता है, ये अंतर है। क्लियर। आगे पॉइंट समझो। पॉइंट क्या है, जिस शब्द के आदि में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया कर्म और यहाँ लगा दिया परा, बदल गया, पराक्रम हो गया। क्लियर। यहाँ शब्द ले लिया जन्म, इसमें लगा लिया आजन्म हो गया, जीवन भर। यहाँ शब्द ले लिया साहस और इसमें दुष् लगा दिया तो दुस्साहस हो गया। यहाँ शब्द ले लिया विरोध और इसमें निर लगा दिया तो निर्विरोध हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जिस शब्द के आदि में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ उपसर्ग के रूप में जो आए हैं वो परा है, आ है, दुस है और निर है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि है। जैसे निराभिमान, जैसे सुसंगठित, जैसे समाचार, जैसे सुसंस्कारित। अब क्या है यहाँ, इसमें एक तो निर है, एक अभि है, एक मान है। ये क्या है, ये सु है, सम है और घटित है। ये क्या है, ये सम है, आचार है। ये क्या है, ये सु है, सम है और सु सम और कारित। अब ये इससे पहले कंडीशन में क्या था, ये इससे पहले ये नहीं था, ये अभी था और ये मान। ये इससे पहले भी क्या था, ये सु सम गट और इत। ये क्या है, ये सम आ और चार। ये क्या है, सु सम कार और इत। इन सब में आपको ये ध्यान रखना है, ये दो उपसर्ग हैं नहीं अभी, सु और सम, सम और आ, सु और सम। जरूरी नहीं किसी शब्द में एक ही उपसर्ग हो। यहाँ इस चार का अर्थ फोर नहीं है, इस चार का अर्थ चर्या है, आचरण करना, व्यवहार करना। संस्कृत की क्रिया है, वर्ब है चर्या, चर्या मतलब आचरण करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अभिमान में भी अभी उपसर्ग है और निराभिमान में इस वाले विसर्ग का ही रे में परिवर्तन हुआ है, इस वाले का परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ सुसंगठित में ये जो अनुस्वार आया है वो इसमें के स्थान पे आया है। सम और आचार हो गया, जब इस में से आ निकाल लिया इधर तो ये आधा में बचा, और आचार में भी आ उपसर्ग है, तो और सम हो गया इस वाले अनुस्वार के स्थान पे। इस से का आगम हो जाता है, क्यों, यदि सम उपसर्ग के बाद कै क्रिया से बना कोई भी शब्द आता है तो बीच में से का आगम हो जाता है। जैसे संस्कृत में है, संस्कृत में भी तो नहीं है, यही है। तो यहाँ क्या आ गया, सम है, इसके बाद में यहाँ कर्त आ गया तो बीच में से का आगम हो गया। संस्कार, संस्कृत, संस्कृति, इन सब में रूल है, नियम है, यदि सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया से बना कोई भी शब्द आता है तो बीच में दंतव्य से का आगम हो जाता है, दंतव्य से आ जाता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, वो लगे हैं इन सब में। ठीक है, किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्दांश के रूप में शब्द के आरंभ में बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। अब ये सारे के सारे मूल शब्द थे, ये कर्म ये निकाल लिया, आगे जो बच गया उपसर्ग, ये जन्म निकाल लिया, आगे जो बच गया उपसर्ग, ये साहस निकाल लिया, आगे जो बच गया उपसर्ग, विरोध निकाल लिया, आगे जो बच गया उपसर्ग। वो यही तो कह रहा है कि किसी शब्द में से मूल शब्द, मूल मतलब वह छोटे से छोटा शब्द जो आपने पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, बोला हो, देखा हो, कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए और उससे छोटा उसका कोई रूप ना बने। तो ये सब मूल शब्द है। इसमें मूल शब्द मान है, इसमें मूल शब्द गट है, इसमें मूल शब्द चर्या है, इसमें मूल शब्द कर क्रिया है, क्योंकि बाद में तो पढ़ते लगे हैं। तो मूल शब्दों को निकालने पर आगे जो शब्दांश बचे जिसका कोई ना कोई अर्थ हो वो कहलाता है उपसर्ग। वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, ये बेसिक क्वेश्चन है। 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं, उर्दू में 19 होते हैं, हिंदी में 10 या 12 दोनों हैं तो राइट आंसर 12, दोनों नहीं है तो राइट आंसर 10। क्यों है, क्योंकि कै और सै को जब हम उपसर्ग मानते हैं तो 12 नहीं मानते हैं तो फिर 10 है। अंग्रेजी के उपसर्ग कितने होते हैं, 8। ठीक है, वैसे भी मैं कमेंट कम लेता हूँ, लेकिन आज टेक्निकल प्रॉब्लम है सभी क्लास में, जितनी भी क्लासेस चल रही है कैरियर लैब पे, तो सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, इस वजह से बिना आपके कमेंट में देखिए आज आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए कोई भी बच्चा कमेंट करके परेशान ना हो। आप ये पहली बार ये एहसास करो कि बिना कमेंट लिए भी और बिना कमेंट किए भी क्या आपको 100% चीजें समझ में आ सकती है। ऑनलाइन क्लास में आपकी और हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, आप कहीं दूसरी जगह बैठे हो और मैं आपसे कई 100 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम एक दूसरे को समझ पाए हैं और पढ़ाने के तरीके को जान पाए हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है, तो फिर हम बिना कमेंट किए, बिना कोई डाउट बने 100% चीजें आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में आपके कमेंट किसी भी बैच में जो फिलहाल चल रहे हैं आज शो नहीं होंगे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि फिर कल सैटरडे है और फिर संडे है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐप पे आती है और सैटरडे संडे हम ऑफ रखते हैं क्लासें, तो उस समय हम उसको ठीक कर लेंगे। आज वो काम हमने करना शुरू किया और बिना आपको डिस्टर्ब किए सैटरडे संडे में वो सारा काम अपडेशन का हम कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि सारी टेक्निकल चीजें हैं और मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासें चलती है, तो उनको हम बीच में रोकना नहीं चाहते हैं, बैरियर नहीं खड़ा करना चाहते हैं। तो बिना आपको डिस्टर्ब किए, बिना क्लासों को ऑफ किए काम अपडेशन का भी हो जाए, ऐप को अपडेट करने का, और बाकी सारी जो चीजें होती है टेक्निकल उसको हम और ज्यादा दुरुस्त कर लें, इस वजह से आपकी क्लास चल रही है। बस इस क्लास में आपको ध्यान रखना, बिना कमेंट के हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कल क्लास होगी, कल फिर पूछूंगा आपसे कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कि नहीं है, क्योंकि कैरियर पे पढ़ाने वाले तमाम टीचर वो हैं, अगर उनको आप ढंग से ध्यान से सुन लोगे तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी में आपको उस टॉपिक का रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट बेसिक चीजें देखो कहाँ से शुरू की। ठीक है,
अब जो आदमी दूसरी जगह दिमाग लगाएगा उसकी तो ये चीज निकल जाएगी। आप इसके अलावा क्या पूछोगे भाई? कोई भी डाउट बनेगा उपसर्ग का ही तो बनेगा। जो मेरे से आप पूछ रहे हैं वही सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपके सामने ला रहा हूँ, बिना कमेंट लिए ला रहा हूँ। छोटी छोटी चीज बताई। देखो जी, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग है। उप का अर्थ समीप निकट पास होता है। सर्ग का अर्थ रचना करना, बनाना, सृष्टि करना है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा शब्द के आरंभ में, आरंभ का मतलब प्रारंभ होता है, उसी को हम आगे भी कहते हैं, आदि भी कहते हैं, शुरू भी कहते हैं। अब वो कुछ भी थे तो छोटी 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 चीजें भी हम बता के चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो जी, अब आ जाते हैं ये संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कैसे होते हैं इन पे आ जाते हैं। हो गए? ठीक, चलो, वेरी गुड। प्रति, आ, अप, अव, अभी, अधि, अति और अन, ये ए और आ से बनने वाले उपसर्ग हैं। अब आप लोगों के कमेंट आ गए भाई, ठीक है। अब आप अपने कमेंट कर सकते हो जिसको जो पूछना है। अरविंद है, आकाश है, राजेश, आलोक, ठीक है, नंद किशोर, अजय, विपिन, संगम, भारती, यश, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्विनी, मोनू, विशाल, विपुल, संगम, यश, प्रवीण, प्रदीप, यश, मोनू, कपिल, किरण, जी जी। अब आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पे इनसे कौन कौन सी चीजें बनेगी। अब आ से बना लेंगे हम आजन्म, और इसी से बना लेंगे हम आ से आमरण, और इसी से बनाएंगे आरण, और इसी से बनाएंगे आजीवन। बन गए सारे उपसर्ग से। ऐसे ही अपमान, अपमानित, अवसान, अवसान मतलब उतरना, अवतार, अभिमान, अभिधान, अभ्युदय, अधिमान, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश, अतिसार, अत्यधिक, अत्यंत, अति उत्तम, अनधिकार, अनुचित, अनस। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? उपसर्ग से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें मूल शब्द देखो क्या क्या है। इसमें मूल शब्द जन्म है, इसमें मूल शब्द मान है, इसमें शान है, मान, मान, सार, इसमें मूल शब्द कार, क्योंकि इसमें दो उपसर्ग है ना। एक तो इसमें अन है और दूसरा इसमें अधि है, और फिर इसमें कर है, और फिर इसमें आर प्रत्यय है। ऐसे बना है अन, अधि, कर और आर। ये कार मतलब चार पहिए की गाड़ी नहीं है, ये कर क्रिया है जिसका अर्थ करना होता है। क्लियर? तो ये कैसे बना है? ये बना है अन और असु। असु कहते हैं घोड़ा, जो घोड़ा नहीं है, जो उचित नहीं है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो कुछ में तो डायरेक्ट दिखाई देगा और कुछ में संधि के द्वारा करना होता है। अभी और उदय, अभिउदय, इसमें से ई आ गया, इधर से ऊ आ गया, ई और ऊ मिलके यू बन गया, इसीलिए यहाँ पे यू आया है। तो कुछ में क्या करना होता है? संधि के द्वारा उपसर्ग निकालना होता है। जैसे इनमें तो निकल जाएगा, मूल शब्द निकाल लिया, आगे जो बचा मूल शब्द निकाला, जो भी आगे शब्दांश बचा मूल शब्द निकाला, आगे बचा। कुछ में हमें करना पड़ेगा, जैसे अधि और अध्यक्ष, अधि और आदेश, अध्यादेश, ठीक है। यही ज्यादा पूछे जाते हैं, अति और अंत, अत्यंत, अति और अधिक, अत्यधिक। यहाँ तो क्लियर है अति, लेकिन यहाँ संधि के द्वारा आपको ये सब निकालने पड़ेंगे। चलो जी, प्रति, परा, परि, पर, तु, को, सम, उप, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, पराक्रम, पराजित, पराभव, पर्यावरण, पर्यंत, परिक्रमा, परिभ्रमण, प्रकार, प्रहार, प्रवेश, प्रकाश।
सुपुत्र, सुयोग्य, सुशासन, स्वागत, कुपुत्र, कुपात्र, कुमार्ग। संस्कृत, संस्कार, संसार, संविधान, संक्षेप, संहार, उपवन, उपमान, उपसर्ग, उपगंगा। तो इनमें ये मूल शब्द है जी। इसमें एक मूल शब्द है प्रति उपसर्ग है, इसमें उत्तर मूल शब्द है प्रति उपसर्ग है। ये कैसे बना है? ये बना है प्रति और एक से, ये बना है प्रति और उत्तर से। इसमें मूल शब्द दिन है, इसमें मूल शब्द वर्ष है। तो मूल शब्दों को, इसमें मूल शब्द कर्म, जीत और भाव, आगे जो बच गया शब्दांश, ये कैसे बना है? ये बना है परि और आवरण से। तो इसमें दो उपसर्ग है, एक आ और एक परि। ये बना है परि और अंत से। क्लियर? इसमें कर्म मूल शब्द है, आ प्रत्यय है, परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग भ्रमण मूल शब्द है। इसमें आगे ये सारे मूल शब्द हैं और पर उपसर्ग है। पुत्र, योग्य, शासन, स्वागत। ठीक है, ये कैसे बना है? तू और आगत। तो आगत में आ उपसर्ग नहीं है, आगत मतलब आया हुआ। तो पूरा शब्द है, मूल शब्द आगत ही है इसमें। कभी आप इसमें स्वागत में दो उपसर्ग कर दो। गत मतलब जाना होता है, आगत मतलब आना। तो आए हुए का अच्छा हो, आए हुए का तो वेलकम होता है। तो इसमें केवल सु ही उपसर्ग है, आगत मूल शब्द है। इसमें कु उपसर्ग है, मूल शब्द पात्र, पुत्र, मार्ग हो गया। संस्कृत में सम और कर्त, सम और कार, सम और सार, सम और विधान, क्योंकि इस अनुस्वार के स्थान पर मैं आ जाता है, इसलिए सम उपसर्ग से बने। उपवन में मूल शब्द वन है, मान है, सर्ग है, गंगा है। आगे जो उपसर्ग बच गया वो कहलाया आपका शब्दांश उपसर्ग, वो भी संस्कृत का। तो ये आपके क्या थे? संस्कृत के उपसर्ग थे। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर ये वाला नि होता है, निर होता है, ये वाला निस होता है, ये वाला निस होता है और ये वाला भी निस होता है। अब विसर्ग संधि में ये कंडीशन है कि ये जो विसर्ग है ना, ये इस रे में, इस वाले से में, इस वाले से में और इस वाले से में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ शब्द आ गया निःशुल्क, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस रूप में करेंगे? नि और शुल्क के रूप में करेंगे। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ शब्द आ गया निर्धन, तो इसको कैसे करेंगे? निर और धन। और इससे पहले ये क्या था? नि और धन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ऐसे ही हमने यहाँ पे कर दिया निस्तेज और फिर कर दिया हमने यहाँ पे निश्चल और यहाँ पर किया हमने निष्फल। तो ये कैसे बने हैं? ये निस और तेज से, और ये निस और छल से, और ये निस और फल से। इनमें जो ये आगे शब्दांश हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है। जब मीनिंग नहीं है तो मीनिंग बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? विसर्ग में परिवर्तन करके। ये भी विसर्ग में परिवर्तन करके, ये भी विसर्ग में परिवर्तन करके बन गया निष्फल। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस विसर्ग का सह में, सह का विसर्ग में, विसर्ग का सह में, सह का विसर्ग में परिवर्तन हुआ। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी। ये विसर्ग रे में बदल जाता है, तीनों तरह के आधे सह में बदल जाता है। इन सब में नहीं ही उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का रे, सह, तीनों तरह के ये दंतव्य सह, तालव्य सह, मूर्धन्य सह में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग संधि का नियम है। तो इन सब में नी बिना धन का है, जो बिना तेज का है, जो बिना छल का है, जो बिना फल का है। क्योंकि इस वाले नी का अर्थ होता है बिना, इस वाले नी का अर्थ होता है रहित, इस वाले नी का अर्थ होता है अभाव और इस वाले नी का अर्थ होता है विशेष। एक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, नी का अर्थ बिना, रहित, अभाव और क्या हो गया? विशेष हो गया। तो बिना धन का है, बिना तेज का है, बिना छल का है, बिना फल का है। ये ध्यान रखना। ये वैसे तो जब तक ऑप्शन में ये है राइट आंसर ये है, जब ऑप्शन में नहीं है इसका उपसर्ग ये होगा। जब तक ऑप्शन में ये है राइट आंसर ये है, जब ये नहीं है तो राइट आंसर ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दूसरा भी होता है एक हमारा, ये वाला दो, ये वाला दुर, ये वाला दुस, ये वाला दुस और ये वाला। इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। कैसे? जैसे हमें शब्द मिल गया दुसाध्य, जिसको साधना कठिन हो। हमें मिल गया दुर्दिन, जो बुरे दिन है। हमें मिल गया दुस्साहस, जो बुरा साहस है। हमें मिल गया दुष्चरित्र, जो बुरा चरित्र है। हमें मिला दुष्परिणाम, जो रिजल्ट सही नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है
इस वाले विसर्ग के स्थान पे विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, यहाँ पे दूर और दिन होगा, यहाँ पे दू और साहस होगा, विसर्ग का स में परिवर्तन। ऐसे यहाँ इससे पहले ये हो जाएगा, दो और दिन विसर्ग का रे में, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर लिया, विसर्ग का ए में परिवर्तन, विसर्ग का ए में परिवर्तन होके शब्द बन जाएगा दुष्परिणाम। ए का विसर्ग में, विसर्ग का से में, रे का विसर्ग में, विसर्ग का रे में परिवर्तन। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो विसर्ग है ना, ये रे में तीनों तरह के से में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इन सब में कौन सा उपसर्ग लगा है? इस वाला लगा। इस दू का अर्थ बुरा भी होता है, इस दू का अर्थ कठिन भी होता है, इस दू का अर्थ सहित भी होता है, इस दू का अर्थ सामान्य भी होता है। अब हमने दुष्कर लेंगे तो कठिन हो गया, और बाकी में दुर्दिन, बुरे दिन, बुरा साहस, बुरा चरित, बुरा परिणाम। दुसाध्य जिसको साधना कठिन हो, यहाँ इस दू का अर्थ कठिन है, जिसको साधना जाए वही तो दुसाध्य है। शाब्दिक अर्थों में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछे जाते हैं, जिसको साधना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताओ, क्या कहेंगे? दुसाध्य। दुसाध्य के लिए अनेक शब्द बताओ क्या है, जिसको साधना कठिन है। दुष्चरित जिसका चरित्र बुरा हो, दुष्परिणाम। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब शब्दों को बनाना ही नहीं आया, ना उसमें उपसर्ग पता है, ना उसमें मूल शब्द का पता है, ना हमें उसका अर्थ पता है, तो शब्दावली कैसे कर लोगे? कुछ समझ में आए बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? उसने दे दिया जिसको साधना कठिन है उसके लिए निम्नलिखित में से एक शब्द बताओ। 4 ऑप्शन दे दिए, कुसाध्य है, दुसाध्य है, असाध्य है। ठीक है, जिसे साधना जाए। तो एक शब्द पूछ रहा है तो आपका हो गया ना दुसाध्य, जिसको साधना कठिन हो। तो जब तक हमें शब्दों का अर्थ नहीं पता, जब तक हमें शब्दों की प्रकृति का नहीं पता कि वो शब्द कैसे बना है, किस उपसर्ग से बना है, किस प्रत्यय से बना है, कौन से 2 शब्दों से बना है, कौन सी संधि उसमें है और उसका क्या अर्थ है, तब तक हम शब्दावली पे पूर्ण कमांड नहीं कर सकते। केवल कुछ शब्दों को, जो कि 200, 300, 400 शब्द हो सकते हैं, उनको रट सकते हैं। रटे हुए से नौकरी नहीं मिलती, समझ बढ़ाने से नौकरी मिलती है। इसीलिए इतना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं भी लेता 50 क्वेश्चन यहाँ पे विलोम शब्द के, 50 पर्यायवाची के, 50 अनेकार्थी के, बोल देता हो गया काम, चलो जी जाओ। आप भी ऐसे करके जाते पेपर में। लेकिन रीजन क्या है? रीजन किसी जो फार्म आपने भरा गारंटी थोड़ी ही है उसकी जिसमें आप भर्ती हो जाओगे। अगर गारंटी होती तो फिर हम बाएं दाएं बाएं सोचते ही नहीं, और आदमी निश्चिंत होता है कि हम फार्म भरेंगे और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप तो जब तैयारी करके पेपर में जाते हो, पेपर देकर तब भी आपको यकीन नहीं होता कि हमारी नौकरी लगेगी। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे रिजल्ट आने के बाद भी एहसास नहीं होता कि मेरी नौकरी लग गई। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को उन तमाम सिलेबस से, उन विषयों से फ्री करना पड़ेगा। और जिस दिन हम फ्री हो जाएंगे, उन सबसे अच्छी तरह समझ बढ़ा लेंगे उन सारे सब्जेक्ट में, उस दिन हमें एक नहीं, 2-2, 3-3 नौकरी मिल जाएगी, और मिलती भी है। आपने देखा होगा जितने भी बच्चे किसी एग्जाम को टॉप करते हैं वो कभी भी उसमें ज्वाइन करते ही नहीं। मैक्सिमम ऐसा होता है। किसी बच्चे ने पहली 10 रैंक में लेके आया है, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा क्योंकि उसका लेवल अलग है, वो जाएगा ही नहीं उस नौकरी में, वो आगे की तैयारी करेगा। जो टीचर बन गया वो पीसीएस की तैयारी करेगा, जो पीसीएस में भर्ती हो गया वो आईएएस की तैयारी करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा लेवल क्या है। तो इसीलिए आप रोज जो चीज सीख रहे हो ना, वो आपको हिंदी सब्जेक्ट से फ्री करने की आदत डाल रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप और देख लो इसके अलावा और क्या है यहाँ पे। ये तो संस्कृत के थे, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? हिंदी का एक उपसर्ग तो है ए, एक उपसर्ग हिंदी का है अन, एक उपसर्ग है अध, एक उपसर्ग है उन, एक उपसर्ग है हिंदी का नी, एक उपसर्ग है हिंदी का से। ओके, ऐसे अज्ञान, अज्ञान बनो, अन बन अनहोनी बनो, अध पका अध जला अध खिला बना, अध कचरा बना, उनसे 29 बना एक कम, नी से निडर निकम्मा बना, ऐसे सपूत बना, और कैसे कपूत बना। ये तद्भव शब्द है, सारे के सारे हिंदी के शब्द हैं। हिंदी के उपसर्ग से हिंदी के शब्द बनते हैं, तद्भव बनते हैं। ये सारे के सारे तद्भव हैं। और ये जितने थे अभी आपने जो किए, ये सारे तत्सम है, ये भी सारे तत्सम है, ये भी सारे तत्सम है, और ये भी सारे तत्सम है। क्यों? क्योंकि इसमें संस्कृत का उपसर्ग, उपसर्ग जिस भाषा का होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग कैसे? उर्दू के उपसर्ग, ला आ गया, अल, बिल, कम, हम, तर, बे, बद, ये सारे के सारे क्या है? उर्दू के उपसर्ग। ला इलाज, लाचार, लाजवाब, यहाँ पे क्या आएगा? नुक्ता, नुक्ता, अलकायदा, अलबेला, अलबत्ता।
अलमस्त, बिल्कुल, बिल इरादा, बिल फिलहाल, कमजोर, कमसीन, कमतर, हमजोली, हमराज, हम सफर, हमराही, सरदार, सरकार, सरदारी। ये सब उर्दू के शब्द हैं। बेदर्द, बेवफा, बेकार, बेहया, बद दस्तूर, बदकिस्मत। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ ये जय आया नुक्ता आएगा, क्योंकि उर्दू में आपको ध्यान रखना है कै, खे, गे, जय और फे। अगर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उर्दू के शब्दों का, तो इन 5 वर्णों के साथ यहाँ बीच नीचे बिंदु थल का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इसके बाद में यहाँ भी आएगा, 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 सरदार, सरकार, यहाँ भी आएगा, बेदर्द, बेवफा, यहाँ भी आएगा, बेकार में भी आएगा, और यहाँ पे बदकिस्मत में आएगा। इनको हम आगत ध्वनि कहते हैं। आगत का मतलब होता है जो दूसरी जगह से आई हुई है, जो उर्दू से हिंदी में आई है, आगत ध्वनि। इनको गृहीत ध्वनि भी कहते हैं। ये 5 ध्वनि होती है। इनके लिए व्यवस्था है कि जब भी हम उर्दू के शब्दों में कै, खे, गे, जय, फे का प्रयोग करेंगे तो बिंदु तल लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे। तो आप इन बिंदु तल से भी पहचान सकते हो। ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं। क्यों? उर्दू के उपसर्गों से उर्दू के शब्द बनते हैं, संस्कृत के उपसर्ग से संस्कृत के शब्द बनते हैं, तत्सम हिंदी के उपसर्ग से हिंदी के शब्द बनते हैं, तद्भाव। ऐसे ही अंग्रेजी के उपसर्गों से अंग्रेजी के शब्द बनते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अंग्रेजी के उपसर्ग क्या हो गए जी? अंग्रेजी के उपसर्ग आ गए, यहाँ जय है ना, इसके नीचे भी आएगा। अंग्रेजी का उपसर्ग आ गया हेड, अंग्रेजी का उपसर्ग आ गया सब, चीफ, जर्नल, हाफ, ये सब क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग है। अब इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इससे बनेगा सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर। इससे बनेगा चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर अंग्रेजी का शब्द है। इससे बनेगा जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर। इससे बनेगा हाफ टाइम, हाफ शर्ट, हाफ पैंट। ये सब अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, इसीलिए अंग्रेजी के शब्द बनाएंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, उर्दू के हो गए, हिंदी के हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए। तो इस तरीके से ये उपसर्ग वाले टॉपिक को आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यय की। किसकी बात करते हैं? प्रत्यय की बात करते हैं। क्या है प्रत्यय? ये शब्दांश होते हैं, हमेशा शब्द के अंत बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, जिस शब्द के अंत या बाद में लगाए जाते हैं, जिस शब्द के अंत बाद में लगाए जाते हैं, उसका कोई अर्थ के अंत बाद में लगाए जाते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। जिस शब्द के अंत बाद में लगाए जाते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है? किसी शब्द प्रत्यय, प्रति और ए के मिलकर बना शब्द है। प्रत्यय में यण स्वर संधि है, प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग लगा है। दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में से मूल शब्द को निकालने पर जो शेष भाग शब्द के अंत में बचता है, जो शेष भाग शब्द के अंत में शब्दांश के रूप में
बचता है जिसका कोई अर्थ ना हो, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय कहलाता है। क्लियर? प्रत्यय के भेद, 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्त प्रत्यय, दूसरा होता है कर्त प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश धातु या क्रिया के अंत में लगते हो वो कर्त प्रत्यय है। दूसरा कर्त प्रत्यय, कर्त प्रत्यय लगकर बना शब्द, कर्त प्रत्यय लगकर बना शब्द करदंत कहलाता है। कर्त प्रत्यय लगकर बना शब्द करदंत कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने धातु क्रिया लिया, यहाँ हमने कर्त प्रत्यय शब्दांश के रूप में लगाया और यहाँ करदंत शब्द बना जिसको कहते हैं नया शब्द। कैसे बनेगा? देखो क्रिया ले ली हमने यहाँ, पढ़, इसमें आई लगाया, पढ़ाई करेंगे। लिख आवट, लिखावट बन गई। तेल ये ले नहीं यार, ये का हो यार, खिलाड़ी शब्द बन गया। मत्था वाली देखो कौन? अक्कड़, मत्था वाली जो खिलाड़ी रेव नहीं, कौन आई? ये अक्कड़ शब्द बन गया। कहाँ बुझे? पैर, आँख, पैर आँख, ये मुझे फिर वो देख निकल ही नहीं सही। पैर आँख शब्द बन गया। ये बोल रहा हूँ मैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ लिख खेल पी तैर ये सब क्या है? ये धातुएं हैं, क्रिया है। ये क्या है? ये सारे शब्दांश हैं जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं है। इनसे कौन सा शब्द बना? करदंत बना। क्यों बना? क्योंकि कर्त प्रत्यय लग के बना। ये कर्त प्रत्यय है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? करदंत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? करदंत शब्द। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये शब्दांश होंगे। धातु अर्थात क्रिया, ये वर्ब है। एक संज्ञा शब्द सर्वनाम विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं जो केवल क्रियाओं में लगते हैं। धातु या क्रिया के अंत में जो लगते हैं वो करदंत कहलाते हैं। और कर्त प्रत्यय लगकर बना शब्द क्या कहलाए? करदंत। तो करदंत सारे शब्द ये हो गए। तो ये क्या है? हमारा कर्त है। दूसरा देखो क्या है? दूसरा है तदित प्रत्यय। क्या है दूसरा? तदित प्रत्यय। कहाँ होते हैं तदित प्रत्यय? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद लगते हैं। दूसरा तदित प्रत्यय लगकर बना शब्द तदिदांत, तदिदांत कहलाता है। कैसे कहलाएगा? यहाँ हम संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द लेंगे, यहाँ हम तदित प्रत्यय लेंगे। इसको क्या कहते हैं? हम शब्दांश कहते हैं। इनसे क्या बनेगा? तदिदांत शब्द। तदित है प्रत्यंत में जिनके, यानी कि नया शब्द। प्रत्यय क्या करते हैं? नया शब्द बनाने का काम करते हैं। संज्ञा शब्द हमने क्या लिया? यहाँ बच्चा, पन लगाया, बचपन शब्द बना लिया। सर्वनाम क्या है? यहाँ अपना, पन लगाया तो अपनापन बना लिया। यहाँ क्या है फिर? विशेषण पागल, पन लगाया तो पागलपन बना लिया। बन गए ना संज्ञा सर्वनाम से। ऐसे ही यहाँ पर हमने समाज लगाया, एक शब्द बन गया सामाजिक। समाज ये क्या है? संज्ञा है। फिर सर्वनाम लगाया यहाँ पे मम, और इसमें तुय प्रत्यय लगाया तो मम तुय बना लिया। या ता लगा लेंगे तो ममता बन जाएगा। फिर विशेषण शब्द लिया हमने मीठा, इसमें आस प्रत्यय लगाया तो शब्द बना लिया मिठास।
दोस्तों इनमें किसी में भी क्रिया नहीं है। ये तो संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण। फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण, मम मतलब मेरा होता है, ये तत्सम शब्द है, मेरा हिंदी का शब्द है तद्भव। तो यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं, और जो क्रिया में लगते हैं, जो धातुओं में लगते हैं, वो कर्त प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक तो हमारे कर्त प्रत्यय हो गए, दूसरे हमारे तदित प्रत्यय हो गए, और तीसरे जो प्रत्यय होते हैं उनको कहते हैं स्त्री प्रत्यय। क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय लगकर बने शब्द स्थिरांत कहलाते हैं। स्थिरांत कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिया, पुल्लिंग का मतलब है जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं। यहाँ स्त्री प्रत्यय लिया, स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या है? शब्दांश है। और यहाँ क्या बनाया? स्थिरांत शब्द। स्थिरांत का मतलब जो स्त्री प्रत्यय लगकर बना है, यानी कि नया शब्द। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द नर, इसमें ई का प्रयोग किया, नारी बना लिया। बेटा, ई का प्रयोग किया, बेटी बना लिया। लड़का पुल्लिंग शब्द, ई का प्रयोग किया, लड़की बना लिया। गोर, ई का प्रयोग किया, गोरी बना लिया। नद, ई का प्रयोग किया, नदी बना लिया। नर्तक, ई का प्रयोग किया, नर्तकी बना लिया। कुछ समझ में आया? नर, बेटा, लड़का, गोर, नद और नर्तक, ये सब पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीरांत कहलाते हैं। ये सारे स्त्रीरांत हैं क्योंकि इनमें स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे नेता से नेत्री बनाया, ये नेता शब्द है पुल्लिंग, इससे नेत्री बना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। भगवान से भगवती बना, भगवान भगवती, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। क्लियर? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एक तो ये हमेशा शब्दांश रहेंगे, उपसर्ग की बात ही, हमेशा शब्द के अंत बाद में लगेंगे, जबकि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होगा, जबकि उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जिस शब्द के अंत बाद में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। एक तो शून्य यानी कि 0, और एक प्रत्यय यानी कि शब्दांश। दुनिया में 2 ही चीज ऐसी है जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ना तो प्रत्यय की वैल्यू है ना शून्य की। लेकिन जिस किसी के साथ लगते हैं 0 लिखा है, कोई वैल्यू नहीं। मैंने 1 लिख दिया 10 हो गए, 2 लिख दिया 210 हो गए, 3 लिख दिया 3210 हो गए। ऐसे मैंने यहाँ प्रत्यय लिख दिया इन, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस इन से पहले मैंने यहाँ सुनार जोड़ दिया और शब्द बना लिया सुनारिन, अर्थ बदल गया ना, सुनार से सुनारिन हो गया। वो यही कह रहा है, जिस शब्द के बाद अंत में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, जबकि खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रति और अय से मिलकर बनाए, संधि कर ली हमने प्रत्यय शब्द का। प्रति और अय, प्रति उपसर्ग हो गया, अय क्रिया हो गया। प्रत्यय में यह संधि है, क्यों? क्योंकि बीच में यह है, उससे पहले आधा व्यंजन है। जब बीच में यह उससे पहले आधा व्यंजन हो तो दुनिया के सारे एग्जाम्पल यह संधि के होते हैं। दिए गए शब्द में मूल शब्द को निकालने पर, अब मान के चलो हमने धार्मिक शब्द ले लिया, क्या लिया? धार्मिक। अब इसमें से मूल शब्द निकाल लिया धर्म। दिए गए शब्द में मूल शब्द को निकालने पर मूल शब्द निकाला धर्म, जो शेष भाग शब्द के अंत में शब्दांश के रूप में बचता है, तो शब्दांश के रूप में बचा इक। ठीक बचता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, यहाँ इक का कोई अर्थ नहीं है, प्रत्यय कहलाता है। तो ये इक प्रत्यय कहलाया। धर्म में इक लग के धार्मिक शब्द बनाए। क्लियर? समाज में इक लग के सामाजिक शब्द बनाए। तो मैं यही बताना आपको चाह रहा हूँ कि इसके बाद प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। एक कर्त प्रत्यय जो धातु क्रिया में लगते हैं, एक तदित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, और एक स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने का काम करते हैं। ये नर, बेटा, लड़का, गोर, नद, नर्तक सब पुल्लिंग थे, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। तो 3 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग हम करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक हमारे हो गए कंप्लीट। अब जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक है शब्दावली। क्या है? शब्दावली। अब पढ़ेंगे शब्दावली, अब आएगा शब्दावली पढ़ने में मजा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। विलोम शब्द हम कर चुके थे, पर्यायवाची करेंगे, यहाँ से करेंगे शुरुआत। मंडे को जो क्लास होगी ये करें। ठीक है? सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बिना कमेंट के आज की क्लास की गई, क्योंकि थोड़ा सा बीच में कमेंट आए थे, दोबारा फिर भागे। ठीक है? तो मंडे को मिलते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, तमाम वे स्टूडेंट
ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा सा आप काम करोगे। और काम क्या है? काम ये है कि मेरा एक नया बैच आ रहा है केवीएस का। कौन सा बैच है? केवीएस का बैच है, ये वाला। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन दोगे। आज 23 तारीख है और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 23 तारीख है, इसमें आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है हमारा। एक तो आपको ध्यान रखना है, आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी